हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 कोशिका, जिसमें हम कोशिका के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत के बारे में। ठीक है। उसके अलावा हम विसरण और परासरण विधि को देख चुके हैं। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले कोशिका में गैसों की गति और कोशिका में जल की गति। ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोशिका में जब गैसों की गति की बात होती है तो हम विसरण विधि की बात करते हैं। किसकी? विसरण विधि की बात करते हैं। ठीक है। और जब कोशिका में जल की गति की बात होती है तो हम किसकी बात करते हैं? परासरण विधि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? परासरण परासरण विधि की बात करते हैं। क्लियर? ठीक है। जिसमें हम विसरण और परासरण विधि को पहले ही पढ़ चुके हैं कि विसरण विधि क्या है, परासरण विधि क्या है, अंतर क्या है। ठीक है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि विसरण और परासरण में क्या है, जिससे हमें आगे कंटिन्यू करें। ठीक है। देखें, देखो विसरण और परासरण में हम थोड़ा अंतर देखते हैं। अंतर क्या है यहाँ से? देखिए, विसरण विधि में हम क्या पढ़ रहे थे? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, और हमें कोई दिक्कत भी नहीं थी वहाँ तो हम क्या ले रहे थे? ऑक्सीजन ले रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे। ठीक है। और क्या हो रहे थे कि पूरी की पूरी गैस, इसमें गैस क्या है? पदार्थी तो है। गैस क्या है? पदार्थी। तो ये पूरी की पूरी गैस क्या हो रही थी? उस झिल्ली से पार हो रही थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम थी परासरण विधि में। किसमें? परासरण विधि में। परासरण विधि में क्या था? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा या फिर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगा। वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं बिलियन की, किसकी? अगर हम बात कर रहे हैं पूरे बिलियन की, अगर हम पूरे बिलियन की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? कम से अधिक की ओर, कम से अधिक की ओर। ठीक है। सॉरी, अधिक से कम की ओर। सॉरी, कम से अधिक की ओर ही होगा ना। देखिए, अगर पूरे बिलियन की बात कर रहे हैं तो जिस बिलियन की सांद्रता कम होगी, जिस बिलियन की सांद्रता कम होगी, वहाँ से वो किधर की तरफ जाएगा? देखिए, जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर था, ये इसमें क्या लग रही थी? वर्णनात्मक पारगम्य में झिल्ली लग रही थी। इस तरह से इसमें पानी भरा हुआ था दोनों कंटेनर में। हमने क्या करा? इसमें क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। और नमक कैसे मिलाया था? इसमें हमने कुछ 3 कण मिलाए और इसमें हमने कुछ ज़्यादा नमक मिलाया था। ठीक है। तो अगर हम सांद्रता की बात करें पूरे बिलियन की, तो इसमें चूंकि हमने नमक ज़्यादा मिलाया है तो इसमें क्या होगी? सांद्रता ज़्यादा होगी बिलियन की। ठीक है। और इसमें सांद्रता बिलियन की कम होगी। ठीक है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि ये जो हमारी वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है, ये जो हमारी वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है, इससे सिर्फ क्या जा सकता है? पानी ही जा सकता है। क्या जा सकता है? सिर्फ पानी ही जा सकता है। तो हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ पानी की बात करेंगे, ना कि पूरे बिलियन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पानी की बात करेंगे। तो जब पानी की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? फ्लो किधर होगा? इधर से इधर की ओर। कम सांद्रता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। लेकिन 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 यहाँ पे पानी की मात्रा कंटेनर ए में ज़्यादा है, कंटेनर बी में कम है। ठीक है। इसको पूरा समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर एक लेक्चर है, पूरा समझाया गया है कि क्या विसरण है, क्या परासरण विधि है। ठीक है। वहाँ से आप समझ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोशिका में विसरण विधि और परासरण विधि किस प्रकार उपयोग में आती है। ठीक है। तो देखिए, कोशिका में गैसों की गति और कोशिका में जल की गति। ठीक है। तो देखिए, एक बार के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। ठीक है। अब कोशिका के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ब्लू कलर के कुछ आपको कण दिखाई दे रहे हैं। क्या है? ब्लू कलर के कण दिखाई दे रहे हैं। हम मान लेते हैं ये क्या है? ऑक्सीजन के कण है। ये क्या है? ऑक्सीजन के कण है। और आप जब इस परत के अंदर आप जब देख रहे हो, इस झिल्ली के अंदर आप देख रहे हो, ठीक है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको, हम पढ़ेंगे कोशिका के अंगों के बारे में तब। इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? ये कण कम है तो इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अब बात किसकी हो रही है? गैस की। बात किसकी हो रही है? गैस की। तो हम किसकी बात करेंगे? विसरण विधि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विसरण विधि की बात करेंगे। और विसरण विधि में हमने क्या पढ़ा था? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है। क्या पढ़ा था? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है। तो ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता कहाँ है? ऑक्सीजन की
अधिक सांद्रता कहाँ है? ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता है इस परत के बाहर है, ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता इस परत के बाहर है, इस परत के अंदर क्या है? ऑक्सीजन की सांद्रता कम है। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन की सांद्रता कम है और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है। ठीक है, तो गमन किधर होगा? अंदर की तरफ होगा। कहाँ पर होगा? अंदर की तरफ होगा। तो किस तरह होगा? अब देखिए इस वाले में क्या था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कम था। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो कण थे यहाँ पर एक कम थे। अब क्या हुआ? ऑक्सीजन का जब अंदर की तरफ गमन हुआ ज़्यादा से कम की ओर, तो ऑक्सीजन क्या हो गई? अंदर आ गई। ऑक्सीजन क्या हो गई? अंदर आ गई। ऑक्सीजन क्या हो गई? अंदर आ गई। तो ये क्या हुआ? विसरण विधि हुई। ये क्या हुआ? विसरण विधि हुई। अब क्या होता है हमारे शरीर में? ऑक्सीजन और CO2 दोनों होती है। ठीक है, तो ये किस प्रकार काम करती हैं? ठीक है, ये मैंने आपको विसरण में बताया भी था। तो देखिए मैं आपको ये फिर से बता देता हूँ, एक बार क्लियर हो जाएगा आपको ऑक्सीजन कैसे काम करती है। देखिए मान लीजिए कोशिका है हमारी पूरी। ठीक है, ये क्या है? कोशिका। और कोशिका के अंदर क्या है? ये कुछ कण O2 के हैं। ठीक है, ये क्या है? कुछ ऑक्सीजन के हमारे पास अंदर 4 कण हैं। ठीक है, और हमने मान लिया कि अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के भी कुछ कण हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के भी हमारे पास कुछ कण हैं। ठीक है, इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड की भी हमारे पास कुछ कण है CO2। ठीक है, अब इसके बाहर भी कुछ होगा। तो बाहर हम मान लेते हैं कि बाहर क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ बाहर भी कण हैं। ठीक है, इसी तरह हम क्या मान लेते हैं कि ऑक्सीजन के कुछ बाहर भी कण है। ठीक है, क्लियर यहाँ से? ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं विसरण विधि की। बात करते हैं विसरण विधि की। किसकी बात हो रही है? गैस की बात हो रही है। तो हमें क्लियर की विसरण विधि की बात। पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में हमें क्या दिखा रहा है? इस परत के अंदर ऑक्सीजन के 4 हैं और परत के बाहर देखें तो 1 2 3 4 5 6 हैं। तो बाहर क्या है? ऑक्सीजन क्या है? बाहर ज़्यादा है और अंदर क्या है? ऑक्सीजन कम है। तो हम क्या जानते हैं विसरण विधि से? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो ऑक्सीजन क्या होगी? अंदर की ओर गमन करेगी। ऑक्सीजन क्या होगी? अंदर की ओर गमन करेगी। और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किधर की तरफ गमन करेगी? बाहर की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड किधर की तरफ गमन करेगी? बाहर के अंदर। ये प्रक्रिया साथ में होती है। कोई प्रक्रिया है जो कोशिका में साथ में होती है। इस प्रकार कोशिका में जो गैसों का आवागमन है वो इस प्रकार होता है, विसरण विधि के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने विसरण और परासरण का लेक्चर आपने पूरा लिया है तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। वहाँ विसरण और परासरण बहुत अच्छे से समझाया गया है, एक बार आप जाकर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कोश के अवशिष्ट हैं कोशिका में इकट्ठा हो जाते हैं। जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका के अंदर बढ़ गई। अंदर बढ़ गई तो क्या होगा? ये क्या आएगी? बाहर आएगी। ठीक है, क्लियर? तो कोशिका की सांद्रता बढ़ जाती है तथा कोशिका के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाती है। तो विसरण विधि द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से निकल जाती है। क्लियर? और इसी के साथ क्या होता है? जब ऑक्सीजन की सांद्रता कोशिका के अंदर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर? तथा कोशिका के बाहर अधिक हो जाती है। कोशिका के बाहर क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, अधिक हो गई। तो क्या होगा? ऑक्सीजन क्या होगी? अंदर आएगी द्वारा। तो विसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन कोशिका में प्रवेश करती है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया आपको। ठीक है, लिखना क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। विसरण विधि क्या है वो आपको पहले ही क्लियर था। ठीक है, तो कोशिका में गैसों की किस प्रकार गति होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, कोशिका में ये क्या हो गई? गैसों की गति हो गई। अब हम देखते हैं कोशिका में जल की गति को। कोशिका में जल की गति को, जब जल की बात हो रही है तो हम किसकी बात करेंगे? परासरण की। जब जल की बात हो रही है तो हम किसकी बात करेंगे? परासरण विधि की। किसकी बात करेंगे? परासरण विधि की। तो परासरण विधि में हमने क्या पढ़ा था? परासरण विधि में हमने क्या पढ़ा था? ध्यान कीजिए, आप कंफ्यूज मत होना, फिर से बोल रहा हूँ मैं।
वहाँ पर हमारे पास क्या थी, एक वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली थी, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली थी। अब देखिए ये क्या है, ये पादप कोशिका है। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये पादप कोशिका का चित्र, और ये जो झिल्ली है, ये जो बाहर झिल्ली है, इसको बोलते हैं वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली, जो हमने इस तरह कंटेनर में इस तरह लगाई थी। ये पादप कोशिका में इस प्रकार ये झिल्ली जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, बाहर वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, अब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली का कार्य क्या होता है, यह सिर्फ क्या है, पानी को ही आवागमन हो सकता है। क्या है ये, इससे सिर्फ पानी का ही आवागमन हो सकता है। तो जब पानी का ही सिर्फ आवागमन हो सकता है, तो अगर इसमें पदार्थ मिला दिए जाएं, अगर इसमें पदार्थ मिला दिए जाएं तो क्या इसमें पदार्थों का आवागमन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या करा, जैसे पेड़ है आपके पास कोई, आपने क्या करा, इस तरह से आपके पास कोई पेड़ है, ठीक है, इसकी जड़ में आपने क्या करा, पानी डाला, इसकी जड़ में आपने क्या करा, पानी डाला। पानी में क्या होगा, पानी में अशुद्धियाँ भी होंगी, पानी में क्या होंगी, कुछ अशुद्धि भी हो सकती हैं। ठीक है, पानी में क्या है, कुछ अशुद्धि भी हो सकती है। तो ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पर ये झिल्ली है, इसकी वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक है, ये क्या अशुद्धियों को जाने देगी, नहीं जाने देगी। तो यहाँ से सिर्फ अंदर क्या जाएगा, यहाँ से अंदर सिर्फ क्या जाएगा, पानी जाएगा। यहाँ से अंदर क्या जाएगा, सिर्फ पानी जाएगा, और पानी बाहर आ सकता है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए क्या होता है, यहाँ से इस वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली से क्या होता है, जब इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, जब इस पादप कोशिका में जब पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो हम पानी डाल देते, तो ये इसमें वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली से शुद्ध पानी को अंदर ले लेता है। क्या कर लेता है, शुद्ध पानी को अंदर ले लेता है। अब जैसे शुद्ध पानी को अंदर लेगा तो क्या होगा, इसका आकार बढ़ेगा, क्या होगा, इसका इस तरह से आकार हो जाएगा। और अगर इसने पानी निकाला होगा, ठीक है, अगर यहाँ से पानी गया होगा तो क्या होगा, पानी की कमी हो गई, पादप कोशिका में क्या हो गई, पानी की कमी हो गई। पानी की कमी हो गई तो क्या होगा, ये इस प्रकार इसका आकार छोटा हो जाएगा। लेकिन देखिए सोचने की बात ये है कि आपको एक बात समझ में आ रही है, यहाँ से आपने अभी क्या देखा था, आपने पेड़ देखा, पेड़, ठीक है, तो पेड़ इस तरह से होता है। ठीक है, अब पेड़ में क्या है, पानी अगर कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, तो इसका आकार कुछ इस तरह छोटा हो जाना चाहिए था। ठीक है, या फिर पानी की अधिकता होगी तो इसकी बड़ा हो जाना चाहिए था। ठीक है, पादप कोशिका, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो बाहर वाला भाग है, इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, जिसकी वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ये क्या होती है, रिजिड होती है, क्या होती है, कठोर होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसके अंगों के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं कि इसमें वाटर किस तरह जा रहा है, किस तरह निकल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर पादप कोशिका में किस तरह पानी जाता है और किस तरह पानी बाहर निकलता है, किस प्रकार इसकी आकृति बनती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है, जल के अणुओं की गति वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण विधि से होती है। क्लियर, परासरण, ये प्रसारण नहीं, परासरण है। क्लियर कर, सही कर लेना इसको। परासरण में जल के अणु वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे बिलियन की बात हो रही है, किसकी, पूरे बिलियन की। और यही अगर लिखा हुआ होता उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, तो वहाँ पर सिर्फ किसकी बात होती, पानी की बात होती। ठीक है, ये चीज़ें आपको परासरण में मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला सीन होता है, तो मैं आपको परासरण में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। अब वहाँ पर जाकर मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि कोशिका में किस प्रकार गैसों की गति हो रही है। ठीक है, और किस प्रकार यहाँ से जल की गति हो रही है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।